Hello viewers and listeners, myself Sakshi Sharma and you all are welcome back to our YouTube channel SP Lessons। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं यूपी PCS 2018 इंटरव्यू में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं सब क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है यूपी PCS 2018 के जो इंटरव्यू हैं वो चल रहे हैं, जिसमें कि कैंडिडेट के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। अभी भी जो इंटरव्यू हैं वो चल रहे हैं और ये जो इंटरव्यू की डेट है उसको फ़िलहाल के टाइम पे एक्सटेंड करके 25 अगस्त किया हुआ है। यानी कि तब तक जो है कैंडिडेट के उनके रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग उनके इंटरव्यू का जो स्केड्यूल है वो डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि रीसेंट जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी कि PCS यानी कि प्रोविंशियल सिविल सर्विस, यूपी PCS उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस, ये क्या होता है कि ये एक स्टेट लेवल की सिविल सर्विस होती है। इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं और इन्हें क्या होता है कि इन्हें दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना सार्वजनिक सेवा आयोग होता है जो कि आने वाले कर्मचारियों को या एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए एक परीक्षा एक एग्ज़ाम जो होता है वो अपॉइंट करवाता है। वो एग्ज़ाम कौन सा होता है? यूपी PCS का एग्ज़ाम वो होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि अभी जो रीसेंट इंटरव्यू चल रहा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 में क्या अंतर होता है। तो चलिए बात करते हैं अगर हम लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन क्या होता है? जब लोगों के एकत्रित होने पर उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो वो जो प्रोसीजर होता है उसको लॉकडाउन कहा जाता है। हालांकि लॉकडाउन में क्या होता है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। लॉकडाउन जो होता है वो एक कलेक्टर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो होता है वो लागू किया जा सकता है। जैसे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है वो महामारी रोग अधिनियम 1897 की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग लॉकडाउन जो है वो लागू किया जा सकता है। और लॉकडाउन जो है उसमें लॉकडाउन के अंतर्गत 5 या अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ लॉकडाउन के दौरान पुलिस के पास उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और धारा 271 के तहत, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैं कौन सी धारा कह रही हूँ, धारा 271 के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार है जो व्यक्ति क्वारंटाइन से भागने की कोशिश करता है। ठीक, बात करें अगर हम कर्फ्यू की, तो कर्फ्यू में क्या होता है? कर्फ्यू के अंतर्गत क्या होता है कि उसमें आवश्यक सेवाएं जो होती हैं वो बंद होने के साथ साथ धारा 144 जो लागू होने की कार्रवाई होती है उसको कर्फ्यू कहा जाता है। कर्फ्यू में क्या होता है कि कर्फ्यू में शक्तियां जो होती हैं, पावर जो होती है वो कलेक्टर और पुलिस आयुक्त जो होती है उनके पास होती है। ठीक है, और बात करें अगर हम धारा 144 की, तो धारा 144 के तहत लोगों की सभा यानी कि एकत्रित होने को भारतीय दंड संहिता के मुताबिक उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। यानी कि धारा 144 के तहत 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइनीज़ ऐप्स को किस कानून के तहत बैन किया गया है। रिसेंटली जैसे कि अभी टोटल 59 जो चाइनीज़ ऐप हैं उनको पूरी तरीके से उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। तो वो किस कानून के तहत उसको रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, उसको बैन किया गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A यानी कि 69A जो धारा है उसके तहत टोटल 59 जो चीनी मोबाइल ऐप हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें अगर हम बात करें
आर्टिकल 32 की, यानी कि अनुच्छेद 32 की। तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है और खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नेंस व गवर्नमेंट में क्या अंतर है? तो बात करें अगर हम इस क्वेश्चन की, तो एक क्या होता है कि किसी भी देश को या किसी भी एक कंट्री को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए जनता द्वारा कुछ व्यक्ति को चुना जाता है, जैसे कि हम चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा उनको चुनते हैं। तो उस देश की जनता के द्वारा संविधान के माध्यम से कुछ स्पेसिफिक जो पावर्स होती हैं उनको प्रोवाइड भी कराई जाती हैं, जिनका प्रॉपर जो उल्लेख है वो हमारे जो देश का संविधान है उसमें किया जाता है। तो संविधान उन प्रमुख व्यक्तियों को तानाशाह बनने पर उनका रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो देश को चलाने के लिए कुछ नीतियों का निर्माण किया जाता है। यह कार्य जो होता है उन प्रमुख स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा किया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? शासन कहा जाता है। ठीक है, और अब उन नीतियों का सही से जनता तक जिन संस्थाओं के द्वारा पहुंचाया जाता है उसे प्रशासन कहा जाता है। तो यही हमारा शासन या प्रशासन, या अगर हम बोलें तो गवर्नेंस और गवर्नमेंट में अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग अनुपात क्या है? लिंगानुपात क्या होता है कि लिंगानुपात या लिंग का अनुपात, इससे तात्पर्य क्या होता है कि किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में या स्पेसिफिक फील्ड में मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्रियों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात। प्राय अगर हम किसी ज्योग्राफिकल फील्ड की बात करें तो प्राय किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है। यानी कि अगर हम ज्योग्राफिकल फील्ड की बात करें तो पर 1000 मेल के मुकाबले जो फीमेल्स होती हैं उनके जो नंबर्स होते हैं उसी को इसकी एक यूनिट माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के लक्षण क्या हैं और भारत में किस तरीके के लक्षण पाए जा रहे हैं? ये जो हमारा रिसेंट टॉपिक है कोविड-19, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि यही एक क्वेश्चन पूछा गया है और अलग अलग किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आगे मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी। तो कोविड-19 के अगर हम सिम्टम्स की बात करें और स्पेसिफिकली इंडिया में किस तरीके के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, तो कोविड-19 में जो सिम्टम्स हैं मेनली क्या, वही बुखार, खांसी और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ जो पेशेंट होता है उसको थकान, बॉडी में उसको पेन और जो नोज़ होती है, नोजिस्ट्रल जो होते हैं वो जम जाते हैं, गले में खराश होना और वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है। हालांकि कुछ लोग जो इससे इफ़ेक्टेड हैं उनको कोई भी लक्षण नहीं होते, क्योंकि अभी जो स्टेज कोरोना वायरस की चल रही है उसमें ये भी आया है जो लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं उनको किसी भी तरीके का कोई सिम्टम नहीं था। तो इससे संक्रमित होने वाले जो अधिकांश लोग हैं उनको विशेष जो किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा सीरियस रूप से बीमार हो जाते हैं उन्हें सबसे पहला दिक्कत ये होता है कि उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती है। और भारत में अगर हम किस तरीके के लक्षण की बात करें तो सेम यही सिम्टम्स जो हैं वो भी इंडिया में जो पेशेंट हो रहे हैं उनको भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ अब एक चीज़ जो और सामने आ रही है कि कोरोना वायरस से अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसको चीज़ों का स्वाद नहीं मिलेगा, आसपास की कोई चीज़ होगी उसको स्मेल आनी, वो फील आनी उनको बंद हो जाएगी। तो ये भी एक कोरोना वायरस का जो मेन सिम्टम्स है वो अब सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। लॉकडाउन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी अगर हम बात करें तो कोविड-19 जो ये प्रॉब्लम चल रही है इसमें कंट्री में जो लोग रह रहे हैं सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल तो हुई है,
लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट की बात करें तो उस पर इसका काफ़ी पॉजिटिव व्यू देखने के लिए मिला है, जिसका सकारात्मक प्रभाव कुछ इस तरीके से हुआ है कि इंसानों पर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और पर्यावरण पर विशेष रूप से इसका जो प्रभाव है वो देखा गया है। क्योंकि लास्ट जो था 21 मार्च से लॉकडाउन लगभग 50 दिन उसको टोटल पूर्ण हो गए थे, तो इन दिनों में पर्यावरण की अगर हम बात करें तो 55% जो वो शुद्धता थी वो आई थी। क्योंकि मई में लोग जो था वो गर्मी की मौसम में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो रहता था, लेकिन लोग हवा के कारण गर्मियों में एक दूसरे से झुंझला जाते थे। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से क्या है कि नदियाँ जो हैं वो भी साफ़ हुई हैं, पेड़ पौधे जो हैं उन पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और कई जगह पर तो ऐसा भी हुआ है कि जो वातावरण है वो इतना ज़्यादा शुद्ध हो चुका था कि वहाँ से उनके आसपास की जो पहाड़ियाँ थी उनको भी प्रॉपर रूप से देखा जा रहा था। तो लॉकडाउन का अगर हम पर्यावरण पर प्रभाव बोलें तो उस पर तो इसका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वे में प्रभाव रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यूपी और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी सरकार की योजनाओं के बारे में, तो यूपी सरकार जो है उनकी योजनाएं कौन कौन सी हैं। महिलाओं के लिए शुरू की गई मुखबिर योजना, जो कि महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये योजना शुरुआत की थी इसकी। दूसरा, गरीब मुस्लिम लड़कियों का सामूहिक विवाह, महिलाओं के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना, विधवा महिलाओं के लिए मदद और निराश्रित महिला पेंशन योजना। ये जो योजनाएं हैं वो यूपी सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। और बात करें अगर हम केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो है जन धन योजना, स्किल इंडिया मिशन जो कि 2014 से है, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श गांव योजना, श्रमेव जयते योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हृदय योजना। ये जो प्रमुख योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार संहिता क्या है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैंडिडेट से एग्जाम में पूछे गए थे। तो बात कर रहे हैं अगर हम आचार संहिता की, तो क्या होता है कि कंट्री में यानी कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग क्या करता है, कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियम को हम क्या कहते हैं, आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा या विधानसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान उन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आचार संहिता जो होती है वो चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है, और चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती जो होती है वो जारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में सेक्युलर जो शब्द है इसको हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष इसको हिंदी में कहा जाता है, यानी कि जो किसी भी धर्म की तरफदारी या पक्षपात न करता हो, जो सभी धर्मों को समान मानता हो और जो धार्मिक नियमों से प्रभावित न हो। इस शब्द के पहले अगर हम मतलब पर थोड़ा ध्यान दें कि जो सभी धर्मों का इक्वालिटी से उनको देखता हो, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का पक्षपात यानी कि पार्शियलिटी की जो भावना होती है वो बिल्कुल भी ना हो, यानी कि सारे धर्म जो हैं वो एक ही मंजिल तक पहुंचाने के रास्ते हैं, या सारे धर्म जो हैं वो बराबर के हैं, बराबर का ही उनको दर्जा दिया जाए। ठीक है, उनमें किसी भी तरीके का पक्षपात ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रस्तावना के बारे में बताइए। प्रस्तावना, जिसको भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। बात करें अगर हम सन 1976 की, तो 1976 में 42वां जो संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें ये संशोधन किया गया था जिसमें 3 नए शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को जोड़ा गया था। ये जो प्रस्तावना है वो भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी अवार्ड क्या है? तो गांधी अवार्ड के बारे में अगर हम आपको बताएं तो पूर्व जो हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, उनकी मेमोरी में ये जो अवार्ड है गांधी अवार्ड, यानी कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो हर साल उनके जन्मदिन के मौके पर शांति, समाज सेवा और डेवलपमेंट के फील्ड में काम करने वाले किसी स्पेसिफिक पर्सन को या संगठन को प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करता है। यह पुरस्कार जो है सर डेविड एटनबरो को भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है और वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूपी के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। उनका अगर हम वास्तविक नाम की बात करें तो उनका जो वास्तविक नाम है वो है अजय सिंह बिष्ट और वो गोरखपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है निशान-ए-पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे उच्चतम दर्जे की देश सेवा और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें इस सम्मान की तो ये जो सम्मान है वो 19 मार्च 1957 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्स ट्रेडिंग क्या है? यूं तो अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो राजनीति में इस शब्द का कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं होता है, लेकिन पिछले कुछ समय में इसका जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पॉलिटिकल में नेता जो हैं वो दल बदलते हैं या फिर किसी चालाकी के कारण कुछ ऐसा खेल इस तरीके से पॉलिटिक्स में रचा जाता है कि दूसरी पार्टी के नेता आपका समर्थन दें, आपको सपोर्ट करें। तब राजनीति में इसे क्या कहा जाता है? हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। भारत में इसे दल बदलना या दल बदलू भी कहा जाता है। इसके लिए हमारे देश में एक कानून भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी है और इनका जन्म जो है वो 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुआ था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के बारे में बताओ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। और अगर हम बात करें इनके पूरे नाम की तो सम्राट अशोक जो हैं इनका पूरा नाम देवान प्रिय अशोक मौर्य, यानी कि राजा प्रियदर्शी देवताओं का जो प्रिय होता है, देवान प्रिय अशोक मौर्य इनका पूरा नाम था। सम्राट अशोक जो हैं उनको अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से संबंधित सवाल। जो इंटरव्यू अभी चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड भी पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि सिम्टम्स क्या हैं वो पूछे जा रहे हैं, और अदर की जैसे कि भारत में कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको लेके अभी क्या प्रोग्रेस है और टोटल जो ये वैक्सीन को बनाने के लिए कितने स्टेप्स हैं, इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये तो क्वेश्चंस थे वो जो कि हमारे जनरल नॉलेज से या करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। अन्य प्रश्न जिनका कि एट दैट मोमेंट कैंडिडेट का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए उससे किए जाते हैं, ये वे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अन्य प्रश्न जिनको हम कहेंगे, इन क्वेश्चंस का मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं कि आपके अकॉर्डिंग इनके आंसर क्या होने चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि चयन नहीं हुआ तो भविष्य में क्या करोगे, यानी कि अगर आपका इस पोस्ट के लिए आपका चयन नहीं होता है तो आप फ्यूचर में क्या करोगे। ये कैंडिडेट का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, एसडीएम बने तो कोविड-19 कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर डिप्टी एसपी बनकर अपराध पर नियंत्रण कैसे करेंगे। एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि सीबीएसई की परीक्षा में छात्रों को 100% अंक कैसे मिल गए। आज के समाचार पत्र में क्या खास है, तो इसलिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं
तो उस दिन का जो न्यूज़पेपर है वो स्पेसिफिकली ज़रूर पढ़ के जाएं, और उससे पहले के जो न्यूज़पेपर हैं उन पर भी ज़रूर ध्यान देकर जाएं। शिक्षा में सुधार हेतु उपाय बताओ। कोविड की रोकथाम हेतु सरकारी प्रयासों के बारे में बताएं, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया था कि अपनी जो राय है वो भी दें। अपनी 5 खूबी और 5 खमियां बताएं। विकास दुबे इतना शातिर अपराधी कैसे बना, उसे रोकने में पुलिस और समाज क्यों नाकामयाब रहे, और इनकाउंटर में मारा जाना सही है या नहीं, ये भी पूछा गया था कि कैंडिडेट का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री के नाम के आगे श्री लगाया जा सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था जो कि एग्जाम में पूछा गया था। इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, भारत इसे किस क्षेत्र में बढ़िया प्रयोग कर सकता है। और एक ये जो क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा। तो ये जो क्वेश्चंस थे एग्जाम में पूछे गए थे। साथ ही साथ एक कैंडिडेट से सामने वॉल पर एक तस्वीर लगी हुई थी, उस तस्वीर को देखने के लिए कहा गया, और ये भी पूछा गया कि ये कौन है। तो वो जो तस्वीर लगी हुई थी उसमें थे स्वामी विवेकानंद, और एक तस्वीर में थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उस कैंडिडेट से अदर कोई क्वेश्चंस ना पूछकर ये दोनों जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं, इन्हीं के जीवन शैली के बारे में उस पर चर्चा की गई। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी जो ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारा जो ये चैनल है SP लेसन्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका अगर इंटरव्यू होना है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट। थैंक यू।